हे गाइस, दिस इज विनीत। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं कुछ दिन पहले ही दुबई से लौटा हूँ। ऐसे में कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आपने अपनी दुबई ट्रिप ये कैसे प्लान की और उसमें क्या क्या चीज़ें बेसिकली हमें माइंड में रखनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें तो मैं आपको बताऊंगा ही, पर इस वीडियो में, खास की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन आंसर के जरिए कि क्या आपको दुबई में चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपकी दुबई ट्रिप बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन जो उठता है लोगों के दिमाग में कि क्या हमें अपनी दुबई की ट्रिप सोलो यानी कि खुद से प्लान करनी चाहिए या फिर किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू। तो मेरा मानना है कि ये सारे क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ थंब रूल रख लेते हैं दिमाग में। जैसे कि हम दुबई 4 नाइट 5 डेज के लिए जा रहे हैं। ठीक है, हम 3 स्टार होटल में स्टे करने वाले हैं। ठीक है, कोई 3 स्टार होटल्स भी दुबई के बहुत अच्छे होते हैं। लेट मी टेल यू, आपको सर्विस के मामले में और बाकी चीज़ों के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कहाँ रुक सकते हो आप? भर दुबई में भी रुक सकते हो, कहीं भी रुक सकते हो, डेरा में भी रुक सकते हो। पर आपको अगर बजट में रखना है तो हम भर दुबई रुकने वाले हैं। ठीक है, तो 4 नाइट 5 डेज के हिसाब से ये सारे क्वेश्चंस अब स्टार्ट होते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था कि हम सोलो प्लान करें, खुद से प्लान करें या फिर ट्रैवल एजेंट के थ्रू। सो आंसर बहुत सिंपल है कि अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो आपको ट्रैवल एजेंट के थ्रू ही बुक करना चाहिए। बिकॉज काफी सारी चीजें होती है, जैसे वीजा रिलेटेड चीजें और बाकी चीजें, जो आपका ट्रैवल एजेंट आपको काफी इजीली हेल्प कर सकता है वो पूरी ट्रिप डिजाइन करने में, जो शायद आप अच्छे से ना कर पाओ। आप 1-2 प्लेसेस कंपैरेटिवली कम ही घूम पाओगे। ट्रैवल एजेंट के थ्रू आप ज्यादा प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हो। बिकॉज एक तो उनके साथ ग्रुप रहता है और उनका फोकस किसी एक प्लेस पे ज्यादा टाइम रुकना नहीं होता। उनका फोकस होता है कि आपको पूरा टूर दिया जाए, इसलिए आपको ट्रैवल एजेंट की हेल्प लेनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है दैट इफ यू आर ट्रैवलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो तो आपको ट्रैवल एजेंट के थ्रू बुक करना चाहिए। ठीक है, सो गाइस, सेकंड क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में आता है कि कौन सा मंथ बेस्ट होता है दुबई में घूमने के लिए। वैसे तो नवंबर से अगर आप मार्च तक जाते हो तो आपको वेदर एकदम प्लीजेंट मिलता है, गर्मी ज्यादा नहीं मिलती है, क्योंकि दुबई की गर्मी बहुत तगड़ी होती है। लास्ट ईयर मुझे जहां तक याद है उन लोगों ने जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया था दैट वाज 53 to 55 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको बजट में अपनी ट्रिप प्लान करनी है तो आप ग्रेस मंथ जो होते हैं, ठीक है, वो जो होता है, जो कि होता है अक्टूबर और वहां से होता है अप्रैल, इन मंथ में अगर आप प्लान करते हो। अक्टूबर में भी अगर आप अक्टूबर 15 के बाद जाते हो तो आपको एक प्लेस जो कि बहुत ही ज्यादा हैपनिंग है, दुबई ग्लोबल विलेज, वो भी आपको देखने मिलेगा। ठीक है, तो अक्टूबर 15 से लेके अक्टूबर 31 तक अगर आप करते हो तो आपको नो डाउट टिकट्स, वहां पे जो नए अट्रैक्शंस हैं उसमें चीजें और होटल्स आपको सस्ता पड़ सकता है। और अप्रैल के फर्स्ट 15 डेज वहां पे भी अगर आप प्लान करते हो तो भी आपको ये जो चीजें हैं, जितने भी आपका जो ट्रिप का कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं कम जरूर होगा। ठीक है, तो ये था कौन से महीने में अगर आपको प्लान करना है तो वो है अक्टूबर 15 से लेके अक्टूबर 31 तक, और 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल अगर आप करते हो तो आप अपने कुछ पैसे तो जरूर बचा लोगे। दिमाग में आता है वो है कि कौन सी एयरलाइन बेस्ट होती है इंडिया से दुबई जाने के लिए। ठीक है, तो इसको आंसर करने के लिए हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक, जो लोग सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट दिमाग में रखते हैं उन लोगों के लिए इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर अरेबिया जो शारजाह में भी जाती है, सिर्फ वही फ्लाइट आपको लेनी है। बिकॉज उनका खर्चा समवेयर अराउंड आपको 9,000 रुपए पर पर्सन या 8,000 रुपए पर पर्सन, डिपेंडिंग आप कब बुक कर रहे हो, आपको मिल जाएगा इजीली। ठीक है, और दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं जिनको कंफर्ट और मुझ जैसे लोग जो फर्स्ट टाइम एमिरेट्स में फ्लाई करना चाहते थे, उन लोगों के लिए एमिरेट्स आपको 13,500 से 14,500 रुपए में, 14,000 में, 14,000 में जो मुझे भी पड़ी थी, अगर आप 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले बुक करते हो तो आपको इजीली मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको कंफर्ट मैटर करता है या कॉस्ट। अगर कॉस्ट मैटर करता है तो इंडिगो, स्पाइस जेट और एयर इंडिया एक्सप्रेस ये आराम से मिल जाएगी। और अगर आपको थोड़ा सा कंफर्ट और चीजें देखनी है तो आप बेशक एमिरेट्स पे जा सकते हो, बट हाँ, थोड़ा 3-4 हज़ार का डिफरेंस आता है एयरलाइन कॉस्ट पे।
अगला क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में आता है कि हमें अपनी फ्लाइट कितने टाइम पहले बुक कर लेनी चाहिए दुबई के, ठीक है। तो जैसे ही आपका वीजा आ जाता है, ठीक है, वीजा तो आ ही जाता है आपको इजीली, पर आपको ये मेक श्योर करना है कि 45 डेज टू 1 मंथ यानी कि समवेयर अराउंड 6 to 8 वीक्स में आपको आपकी टिकट बुक कर लेनी चाहिए जाने के इतने पहले, सो दैट आपको जो टिकट का प्राइस है वो सही से मिले और जितना, क्योंकि आप क्लोज जाओगे आपको महंगा मिलेगा, ठीक है। तो 6 to 8 वीक्स पहले आपको आपकी फ्लाइट की टिकट बुक कर लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में आता है वो है कि एक कपल के लिए मिनिमम कितना बजट रखना चाहिए फॉर अ दुबई ट्रिप, ठीक है। सो मेरे अकॉर्डिंग आपको समवेयर अराउंड 1.3 to 1.5 lakhs रखना चाहिए, बिकॉज आप ऐसा समझ लो कि आपकी रिटर्न फ्लाइट्स दो लोगों की मिला के समवेयर अराउंड 38 to 40,000 की हो जाती है। आपका होटल समवेयर अराउंड आपको 25,000 का पड़ जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो ट्रैवल एजेंट है वो एटलीस्ट 60 to 65,000 ले लेगा विद टैक्सेस। तो ये सब मिला के अगर आप देखोगे तो आप 1,30,000 पे चले जाते हो, प्लस आपका फूड एंड छोटी मोटे शॉपिंग। सिर्फ मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आप सिर्फ थोड़ी बहुत शॉपिंग करने वाले हो, ज़्यादा कुछ हैवी या स्पेशली गोल्ड जैसी चीज़ें नहीं खरीदने वाले। अगर आप गोल्ड जैसी चीज़ें खरीदने वाले हो तो बट ऑब्वियसली आप अलग से अपने अकाउंट में पैसा लेके जाओगे फॉरेक्स कार्ड में या फिर दिरहम्स के फॉर्म में। बट अगर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल शॉपिंग, खाना पीना और सिर्फ घूमना है तो आपका 1.3 to 1.5 lakhs में पूरा खर्चा हो जाएगा और सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में आता है वो है, क्या इंडियंस को दुबई का वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है? सो द आंसर इज नो, ठीक है। आपको आपका वीज़ा यहीं से जाने के पहले ही लेना पड़ेगा। आपके ट्रैवल एजेंट को आप बोल सकते हो, मेक माई ट्रिप से ले सकते हो, एटलीस्ट से ले सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ से आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो और वो आपको ई वीज़ा जब इशू हो जाएगा उसके बाद ही आप वहाँ जाके ट्रैवल करो। वो वही एक्चुअल प्रोसेस है दुबई जाने का। बट जो लोगों के पास यूएस का वीज़ा है या फिर जो कोई ग्रीन कार्ड होल्डर है उन लोगों को ऑन अराइवल मिल जाता है वीज़ा फॉर 14 डेज। उसके लिए ज़्यादा कुछ प्रोसेस नहीं है। बट इंडियंस जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं जिनके पास कोई वीज़ा नहीं है उनको पहले ई वीज़ा लेना पड़ेगा और वो किसी भी साइट से ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए वो आप ट्रैवल एजेंट को बोल के और अपना वीज़ा मंगा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि दुबई में कौन सी जगह है जो सबसे अफोर्डेबल है स्टे के लिए। देखो, अफोर्डेबल के हिसाब से देखा जाए तो डेरा इज द मोस्ट अफोर्डेबल प्लेस, पर कनेक्टिविटी फिर आप दुबई से थोड़ा दूर हो जाते हो। ऐसे में मेरा सजेशन होगा कि आप बर दुबई में रुको। बर दुबई एयरपोर्ट दुबई एयरपोर्ट से भी ज़्यादा दूर नहीं है और डेरा उससे भी ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि डेरा में आपको ये सारी चीज़ें जो हैं, आपका मीना बाजार हो गया, गोल्ड सूक हो गया, स्पाइस सूक हो गया, ये सब वहीं पे है, ठीक है। तो आप बर दुबई में रुकोगे तो आपको दोनों साइड, अगर आपको दुबई भी एक्सप्लोर करना है तो भी आप इजीली जा सकते हो और आपको डेरा, आपका ओल्ड दुबई भी देखना है तो भी आप इजीली वहां जा सकते हो। सो बर दुबई इज द बेस्ट प्लेस एंड अफोर्डेबल प्लेस टू स्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में आता है कि हमें दुबई में कौन कौन सी मेजर प्लेसेस हैं जिनको कवर करना ही चाहिए अपनी ट्रिप में, और सेम वे दुबई अबू धाबी में भी कौन कौन से प्लेसेस हैं। सो हम इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि दुबई सिटी टूर जब आप करते हो तो उसमें आपको जबील पैलेस, दुबई फ्रेम, ठीक है, आपका बुर्ज खलीफा, पाम जुमेरा, ये हो जाता है, और आपका स्पाइस सूक, गोल्ड सूक, डेरा क्रीक, अलसीफ, जहाँ पे आपको ओल्ड दुबई के स्ट्रक्चर्स देखने मिलेंगे। जब मैं बात करता हूँ बुर्ज खलीफा की तो आपको एट द टॉप यानी कि 124th 125th फ्लोर पे जाना चाहिए। वहाँ का एक अलग एक्सपीरियंस है, भले आप नॉन प्राइम आवर्स पे जाओ, ठीक है। नॉन प्राइम आवर्स यानी कि सुबह के 8 बजे से लेके 2:30 बजे तक का नॉन प्राइम आवर्स होता है और उसके बाद 7:30 से लेके मिडनाइट तक ये नॉन प्राइम आवर्स है। यहाँ पे आपको टिकट थोड़ी प्राइस सस्ती मिलेगी। उसके बाद अगर आप ये प्राइम आवर्स पे जाते हो इसके बीच में यानी कि, तो आपको महंगी मिलेगी। और सबसे बेस्ट चीज़ जो है वहाँ का डेजर्ट सफारी, वो आपको ज़रूर करना चाहिए, टोटली वर्थ इट है। ग्लोबल विलेज, मिरेकल गार्डन, ये सारी जगहें वर्थ इट है। ग्लोबल विलेज अक्टूबर 15 के बाद ही खुलता है गाइज, इस साल भी अक्टूबर 15 के बाद ही खुला। वर्थ इट प्लेस है। अलग अलग कंट्रीज की जो भी स्पेशलिटी होती है वो आपको वहाँ पे देखने मिलेगी। 30 दिरहम का शायद से टिकट होता है वहाँ पे, आपको ज़रूर जाना चाहिए।
और अबू धाबी की जहाँ तक बात है तो वहाँ पे डेट्स मार्केट है, इस्लामिक आर्ट सेंटर वहाँ पे है, आपको शेख जायद ग्रैंड मॉस्क है, बेब्स टेम्पल है। ये सारी चीज़ें मस्ट हैं कवर करने को, अलॉन्ग विद द यास आइलैंड जहाँ पे आपको पास में फरारी वर्ल्ड दिखेगा, सी वर्ल्ड दिखेगा, वार्नर ब्रोस दिखेगा। ये आप कॉम्बो में अगर टिकट लोगे जो कि 10,920 रुपीज़ की भी बात कर रहा हूँ, आपको इजीली मिल जाएगा, जो कि आप 7 दिन के अंदर इन किसी दो पार्क को कवर कर सकते हो। ठीक है, सो ये मेजर अट्रैक्शंस थे जिनको आपको कवर करना ही चाहिए आपके ट्रिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच मार्केट इज बेस्ट फॉर बाइंग आईफोन। आईफोन बाय करने के लिए सबसे बेस्ट मार्केट कौन सा है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि मीना बाजार में सबसे ज़्यादा आईफोन के शॉप्स हैं जो मतलब जिनके सबसे ज़्यादा आईफोन मिलते हैं, बट वो रिफर्बिश्ड होते हैं मुझे ऐसा लगता है, और मतलब यूज्ड होते हैं अच्छे से, मतलब रीसेल करते हैं वो लोग रिफर्बिश करके, इन शॉर्ट। ठीक है, तो मेरा मानना होगा कि अगर आपको आईफोन लेना है तो आप ऑथराइज्ड शॉप से ले सकते हो, जैसे कि वहाँ पे है जंबो इलेक्ट्रॉनिक्स। जंबो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो है बेस्ट शॉप वहाँ पे, ऑथराइज्ड जो कि आप बोल सकते हो। वहाँ से आपको प्राइस मिल जाएगा अच्छे में, और आईफोन यहाँ के मुकाबले आपको अच्छे प्राइस में जाए, जैसे कि आईफोन 17 प्रो मैक्स 256 GB वेरिएंट में समवेयर अराउंड 25 से 30 हज़ार का गैप जरूर आएगा गाइस। तो आईफोन वहाँ पे सस्ता है, बट बस आपको ध्यान रखना है कि आप वहाँ के ऑथराइज्ड डीलर से ही आईफोन लो। ठीक है, तो ये था। तो अगला क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में आता है वो है कि विच साइट इज बेस्ट, मतलब कौन सी साइट ऐसी है जो आपको सस्ते होटल और सस्ते फ्लाइट लेने में हेल्प कर सकती है। तो इसका सीधा सीधा जवाब है स्काई स्कैनर। एक ही वेबसाइट है, एक ही ऐप है, आप उधर ही जाके चेक कर सकते हो कि आपको, अगर आपको मान लो यहाँ से दुबई जाना है, आप डालो कौन सी डेट पे जाना है, वो मल्टीपल वेबसाइट को कंपेयर करके आपको जहाँ पे भी सबसे सस्ता मिल रहा होगा फ्लाइट, वहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा। इसमें स्काई स्कैनर का रोल सिर्फ इतना ही है कि वो डिस्प्ले करता है सारे प्राइजेस जहाँ पे सस्ता होगा, फिर आप उसकी साइट से आप बुक कर सकते हो। ठीक है, स्काई स्कैनर का इसमें कोई कमीशन या चार्ज नहीं रहता। सेम वे अगर आपको आपका होटल भी बुक करना है, स्काई स्कैनर पे डालो, मल्टीपल वेबसाइट दिख जाती है किसी भी होटल की, और आपको वो होटल, आप होटल का नाम डालोगे अगर स्काई स्कैनर पे, तो कौन सी साइट पे कितना उसका प्राइस है वो इजीली मिल जाएगा। उसमें फिल्टर लगा दो 3 स्टार होटल या जो भी, तो आपको बेस्ट होटल का प्राइस दिखा देगा किसी भी, अगर उधर पे कागोडा पे या कहीं पे भी आपको रीडायरेक्ट कर देगा और आप वहां से बुक कर सकते हो। ठीक है, सो स्काई स्कैनर इज अ वन सिंगल सॉल्यूशन, आपकी फ्लाइट भी सस्ती मिलने में और होटल भी सस्ती मिलने में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में आता है, क्या हम 3 स्टार होटल में स्टे कर सकते हैं दुबई में, क्या वो अफोर्डेबल है वाकई में? सो मेरा ऐसा मानना है कि 3 स्टार होटल जो है दुबई का, वो आपको 4 स्टार 5 स्टार वाला भी इंडिया का फीलिंग देगा, क्योंकि वहाँ पे इंस्पेक्शन के लिटरली एक शेख इंस्पेक्टर आता है जो सिर्फ यही चेक करता है कि सारी चीज़ें वहाँ पे ओके हैं या नहीं है। मैं खुद जब जिस होटल में मैं रुका था, हॉवर्ड जॉनसन बाय विंधम, ये बर्थ दुबई में है, ये 3 स्टार होटल है, वहाँ पे लिटरली मेरे सामने शेख इंस्पेक्टर ये सारे चेकलिस्ट चेक करता है। उसके बाद होटल्स को भी फाइन पड़ते हैं गाइस, जब वो वैसा पैरामीटर्स जो दुबई के हैं 3 स्टार होटल्स के उनको फॉलो नहीं करते हैं। तो मेरे हिसाब से 3 स्टार होटल्स आप बिना किसी डाउट के बुक कर सकते हो, बिकॉज वो आपके प्राइसिंग में आपको बहुत हेल्प करेगा, कम रहता है उसका प्राइसिंग कंपेयर टू 4 स्टार 5 स्टार, और आपको सर्विस भी 4 स्टार 5 स्टार के जैसी ही मिलेगी। अब अगला क्वेश्चन जो लोगों का हॉट टॉपिक है कि दुबई से गोल्ड लेना क्या सेफ है या नहीं। सो मेरे अकॉर्डिंग वो बिल्कुल सेफ है, एंड प्योरिटी के हिसाब से भी पूरा प्योर है, बिकॉज वहाँ पे गोल्ड के भी इंस्पेक्शंस होते हैं और चेक किया जाता है कि मार्केट में कोई फ्रॉड गोल्ड डीलर तो नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे आपको गोल्ड काफ़ी अच्छा और कंपैरेटिवली इंडिया के हिसाब से ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आता है। जैसे मान लो एक दिन मैं जब इंडिया में 1,10,000 22 कैरेट गोल्ड का रेट था, तो वहाँ पे 1,05,000 था। ठीक है, तो अगर आप ज़्यादा बाय करोगे तो शायद आपको थोड़ा सा गैप मिले इंडियन प्राइस में, बट इतना ज़्यादा गैप भी नहीं आता गाइस। अगर आप 15 to 20 ग्राम्स बाय करते हो तो आपको डेफिनेटली थोड़ा 8-10 हज़ार
15,000 का गैप दिख सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में आता है पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता कि एक मेन और वुमेन को कितना गोल्ड कैरी करना अलाउड है वाइल रिटर्निंग फ्रॉम दुबई। सो जितना नेट पे लिखा है कि मेंस को 20 ग्राम तक का गोल्ड अलाउड है अप टू 50,000 वैल्यू, जो कि कितना पॉसिबल है मुझे नहीं पता, पर और विमेन को और बच्चों को मिला के 40 ग्राम तक का सोना वो लोग ला सकते हैं जिनकी वैल्यू 1 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर इसके ऊपर होती है तो उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा कस्टम्स को और उसके हिसाब से कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। ठीक है। सो मेंस के लिए 20 ग्राम्स, विमेन्स के लिए 40 ग्राम्स, मेंस के लिए जो टोटल वैल्यू होती है वो है 50,000, इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन दैट, और विमेन के लिए 1 लाख से ऊपर का सोना नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन फिर से गोल्ड से रिलेटेड है कि क्या दुबई में जीरो मेकिंग चार्जेस पे भी गोल्ड मिलते हैं। सो आंसर इज यस। जब आप गेट नंबर 3 गोल्ड सूक के यहाँ पे एंटर करते हो तो आपको 2-3 शॉप्स ऐसी हैं जो आपको जीरो मेकिंग चार्जेस पे भी गोल्ड देती हैं, जिसमें से एक है अनवर ज्वेलर्स जो आपको जीरो मेकिंग चार्जेस पे गोल्ड देते हैं। तो ये इसका आंसर है यस, आपको जीरो मेकिंग चार्जेस पे भी गोल्ड मिलता है दुबई में। अगला क्वेश्चन है कि क्या दुबई में सारी चीजों पे टैक्स फ्री है। सो इसका आंसर है नहीं। आपको आपके इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, बट आप जो भी चीजें दुबई में खरीदते हो उस पे आपको वैट जो कि 5% है वो आपको हमेशा पे करना पड़ता है। बट क्योंकि हम एज अ टूरिस्ट जाते हैं दुबई में तो वो हम रिफंड ले सकते हैं एयरपोर्ट से। तो जो भी हमने वैट दिया होगा लेट से 100 रुपीज, तो आपको 85 रुपीज उसका एयरपोर्ट पे रिफंड मिल जाएगा अगर आप टूरिस्ट हो तो। अगर आप वहाँ के सिटीजन हो तो वो वैट आपको देना पड़ेगा और उसका कोई रिफंड नहीं होता है। ठीक है। तो आपको वैट 5% देना ही पड़ता है दुबई में और वो रिफंडेबल है 85% उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारे पास यहाँ की सिम है तो हम यहाँ से रिचार्ज करें या वहाँ पे सिम लें। सो मेरा मानना है कि आप यहाँ से इंटरनेशनल रोमिंग का रिचार्ज ले सकते हो। जैसे मेरा एयरटेल का सिम था तो मैंने 1098 का प्लान आता है एयरटेल में 10 डेज के लिए 3 GB इंटरनेट, जो कि बहुत है आपको वहाँ पे यूज करने के लिए लोकली, बिकॉज आपको वहाँ पे हर जगह इंटरनेट मिलेगा। इस बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल, एयरपोर्ट, हर जगह वहाँ पे इंटरनेट वाईफाई की कनेक्टिविटी है, वो भी अच्छी खासी स्पीड की। आपका होटल भी, तो आपको सिर्फ आपकी कैब बुक करने के लिए या फिर आपको कुछ इमरजेंसी किसी का फोन आ गया उसको रिसीव करने के लिए बस नेट की जरूरत होगी। तो आपके लिए 1098 का रिचार्ज बहुत है। अदरवाइज आपको जब आप इमिग्रेशन कर रहे होते हो वहाँ पे जाने के टाइम पे तो भी आपको एक सिम दी जाती है जिसका 10 GB का डेटा मिलता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है और आपको वो 24 आवर्स के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर आपको उसके ज़्यादा यूज़ करना है और वही वाली सिम यूज़ करनी है तो आपको वहाँ पे DU जो सिम की ये है ऑपरेटर, उस पर आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। सो मेरी मानो तो आप 1098 का एयरटेल का रिचार्ज, और जियो का मुझे पता नहीं वहाँ पे कैसा नेटवर्क है, बट एयरटेल का बेस्ट नेटवर्क है वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं आई। और सबसे मेन चीज़ कि मैं लोग अपने घर वालों से कनेक्टेड था, फ़ोन पे बात कर पा रहा था, जो कि बहुत अच्छी बात थी। अगला क्वेश्चन ये आ सकता है लोगों के दिमाग में कि अगर हमें इंडिया में कॉल करना है, वीडियो कॉल खासकर, तो वहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो लेट मी टेल यू गाइस कि वहाँ पे व्हाट्सएप कॉल नहीं चलता। आप इंस्टाग्राम कॉल कर सकते हो वीडियो कॉल, या फिर बोटिंग यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे ईमो यूज़ करते हैं लोग, लेकिन व्हाट्सएप कॉल वहाँ पे नहीं चलता। नॉर्मल व्हाट्सएप चैट मैसेज आप सब कुछ कर सकते हो, इमेजेस भेज सकते हो, लेकिन व्हाट्सएप कॉल वहाँ पे अलाउड नहीं है। उसका रीज़न आप शायद नेट पे पढ़ लेना, आपको मिल जाएगा। बट वहाँ पे आपको वीडियो कॉल अगर आपको घर वालों को करना है तो वो अलाउड नहीं होगा। अच्छा, कुछ लोगों का क्वेश्चन ये हो सकता है कि कौन सा ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे सबसे फिजिबल और अफोर्डेबल है। सो आपको पता है कि दुबई में मेट्रो पूरी तरीके से कनेक्टेड है, तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट एंड अफोर्डेबल हो सकती है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। लेकिन आप अगर मेट्रो से दूर रहते हो, ठीक है, आपका होटल दूर है, तो बट वैसे आप हर जगह तो मेट्रो नहीं कर पाओगे, बिकॉज मेट्रो से आपको बार बार फिर होटल से मेट्रो जाना पड़ेगा। अगर आपकी प्लेस से आपके होटल से वो प्लेस उतनी ही पास है
तो आप बेशक टैक्सी ले सकते हो। उसमें भी आप हाला टैक्सी लो, हाला टैक्सी का रेट कंपैरेटिवली, ठीक है, वहां पे कम है, और वो हाला टैक्सी आपको करीम ऐप से मिलेगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन का भी आंसर मैं इसी में दे देता हूँ कि कौन सा ऐप आपको टैक्सी बुकिंग में सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। तो वहाँ पे बहुत सारे ऐप चलते हैं गाइस, करीम है, बोल्ट है, बट बोल्ट में आपको डिस्काउंट मिलता है 3 से 4 ट्रिप स्टार्टिंग के, तो आप बोल्ट भी ऐप रखो, और उसमें भी आप टैक्सी बुक करोगे तो हाला टैक्सी ही आती है। हाला टैक्सी का मतलब है कैमरी, एक बहुत बड़ी कैमरी सेडान गाड़ी, जो यहाँ पे आपको डिजायर के फॉर्म, आप डिजायर जो बोल रहे हो ना, वहाँ पे यहाँ पे कैमरी, वहाँ पे कैमरी चलती है, तो वो आपको वो आ जाएगी। और अगर आप राइड लेते हो तो आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां आ सकती है, चाहे वो लैंड क्रूजर हो गया, निसान पेट्रोल हो गया, ये सारी जो बड़ी गाड़ियां हैं वो आपको जब आप राइड सिलेक्ट करते हो तो उसमें आपको महंगी टैक्सी मिलेगी। और हाला टैक्सी अगर आप सिलेक्ट करते हो तो स्विफ्ट डिजायर के जैसा दुबई में कैमरी चलती है, वो आपको मिलेगी। तो आप दुबई पूरा वीडियोग्राफी के लिए अलाउड है या नहीं? तो देखो गाइस, ऐसा है कि दुबई में वैसे तो सब चीज़ें ऐसे अलाउड है, वीडियोग्राफी आप कर सकते हो, बट वहाँ पे प्राइवेसी का खास ध्यान रखा जाता है, इसलिए वहाँ पे अलग से रूल्स बने हुए हैं कि आप किसी का फेस उससे बिना पूछे नहीं कैप्चर कर सकते, ठीक है। आप फोटो भी क्लिक नहीं कर सकते ऐसे जहाँ पे किसी दूसरे इंसान का फोटो भी आपके फोटो में आ रहा है। अगर वो इंसान अपोज करता है उस चीज़ के लिए तो आपको उसके लिए भारी जुर्माना और भारी पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है, बिकॉज प्राइवेसी उन लोगों का फर्स्ट इम्पॉर्टेंट मोटो है। जो लोगों का जो प्राइवेसी है वो बना रहना चाहिए, इसके लिए वो लोग अलग अलग रूल बनाते रहे, और इसके लिए अगर आपने उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो आपको उसके लिए अच्छा खासा पेनल्टी पे करना पड़ सकता है। तो आप मेक श्योर करो कि आप शेख जायद ग्रैंड मॉस्क भी जाते हो तो आप वीडियोग्राफी कर सकते हो, वहाँ पे भीड़ बहुत होती है। आप कोशिश करो कि पीछे या फिर आजू बाजू किसी का फेस ना आ जाए, बिकॉज अरब कंट्री है, उनकी सिक्योरिटी, उनकी प्राइवेसी, उनको रिस्पेक्ट करते हुए आपको सारी चीज़ें ध्यान में करनी चाहिए और सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी चाहिए। बात करूं अगर बैब्स टेम्पल की, तो जब तक आप घुस रहे हो तब तक तो वीडियोग्राफी आप कर लो, लेकिन जैसे ही मेन प्रेमाइस में आ जाते हो आपका पूरा एक्टिविटी मॉनिटर होता है और आपको वीडियोग्राफी सख्त मना है। आप मंदिर के नीचे खड़े होकर वहाँ पे फोटोज ले सकते हो, अलाउड है, वीडियो बना सकते हो, अलाउड है, बट मंदिर के अंदर जैसे ही घुसोगे आपको पूरा मॉनिटर किया जाता है, तो वहाँ पे फोन और वीडियो बिल्कुल अलाउड नहीं है और आप करना भी मत। ये सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से भी मैं बोल रहा हूँ और बाकी चीज़ों के लिहाज से भी बोल रहा हूँ, आप ये सब करने जाना भी मत, वीडियोग्राफी बनाना भी मत। आपके व्यूज आ जाएंगे शायद यूट्यूब पे या कहीं पे भी, बट ये हमारे टेम्पल और हमारे रिलीजियस आस्था का एक सही नहीं है उस चीज़ के लिए। तो मैं आपसे अपील करूँगा कि वहाँ पे वीडियोग्राफी मत बनाओ, मंदिर के अंदर खासकर। लोगों के दिमाग में यह आ सकता है कि टूरिस्ट के लिए किस टाइप के वीज़ा आते हैं, ठीक है। तो टूरिस्ट के लिए मैंने जितना नोटिस किया 2 टाइप के वीज़ा आते हैं, एक है सिंगल एंट्री 30 डेज का वीज़ा और एक है मल्टी एंट्री 60 डेज का वीज़ा। सिंगल एंट्री का मतलब ये है कि आप एक बार जाके दुबई आ सकते हो, जिसके लिए आपको 30 डेज का वीज़ा मिलता है या 60 डेज जो भी बोलो आप। और दूसरा होता है मल्टी एंट्री, जो लोगों का आना जाना लगा रहता है वो मल्टी एंट्री वीज़ा ले सकते हैं, दुबई का टूरिस्ट वीज़ा, और इस 60 डेज में वो कितनी भी बार आ और जा सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल क्वेश्चन की तरफ कि क्या दुबई वाकई में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है? सो आंसर है यस, दुबई एक्सपेंसिव है, क्योंकि वहाँ पे हर एक चीज़ उन्होंने इतनी यूनिक कर रखी है, इतनी वर्ल्ड की बड़ी, वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग, हर एक चीज़ में उन्होंने वर्ल्ड का सबसे कुछ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का ट्राई किया है और हर एक चीज़ कमर्शलाइज कर दी है गाइस, जिससे आपको हर एक चीज़ अगर आपको एंट्री लेनी है तो उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। और जहाँ पैसे की बात आएगी वहाँ पे एक्सपेंस आपके शूट होंगे और चीज़ें वर्थ इट हैं, नो डाउट। वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बट क्योंकि वो पूरा एक कमर्शलाइज है, आपको गाड़ी पे बैठना है, आपको किसी की कहीं भी जाना है तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा। तो इसलिए बाय दैट वे, और क्योंकि उनकी करेंसी है दिरहम, जो कि हमारे 24 रुपए के बराबर है, उनका 24-25 रुपए के बराबर है उनका एक दिरहम, ऐसे में आपको थोड़ा कॉस्टली लगेगा, ठीक है।
दोस्तों ये था मिला जुला के पूरा वीडियो कि आप कैसे दुबई ट्रिप प्लान कर सकते हो इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई भी दूंगा। और मैंने अपनी दुबई ट्रिप कैसे प्लान की थी वो मैं आपको अगले वीडियो में बना के दिखाऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।